क्या वाटर पोल्यूशन, जल प्रदूषण। और वाटर पोल्यूशन एक बड़ा थ्रेट है हमारे लिए, इससे क्वेश्चंस लगातार आते हैं। तो अगर हम बात करें वाटर पोल्यूशन, तो वाटर पोल्यूशन को आप कैसे डिफाइन करेंगे? तो वही सिंपल डेफिनेशन है वाटर पोल्यूशन की कि ये कब होगा, जब वाटर में पॉल्यूटेंट्स की लिमिट एक सेफ्टी लिमिट के बियॉन्ड चले जाए, एक सेफ लिमिट के बियॉन्ड चले जाए और वो हार्मफुल हो जाए ह्यूमन बींग्स या एक्वेटिक लाइफ के लिए। मीन्स जल प्रदूषण कब होता है? जब जल में प्रदूषक की मात्रा सुरक्षित सीमा से अधिक हो जाए और वो मनुष्य और जल में रहने वाले जीव जंतु के लिए हानिकारक बन जाए, तो हम बोलते हैं जल प्रदूषण। तो सिंपल है, मीन्स जल में जो प्रदूषक है उनकी मात्रा इतनी बढ़ जाए कि वो एक मीन्स सेफ्टी लिमिट से भी ज़्यादा हो जाए, तो फिर हम बात करते हैं कि वो ह्यूमंस को और साथ में जो एक्वेटिक लाइफ है, जो वहाँ पे प्लांट्स एनिमल्स है, वो उनको भी हानि पहुँचाते हैं, तब हम उसको बोलते हैं वाटर पोल्यूशन। तो वाटर पोल्यूशन एक बड़ा थ्रेट है सब आज के इन्वायरमेंट के लिए, एक बहुत बड़ा थ्रेट है खासकर ह्यूमंस को लेके, क्योंकि वाटर एक प्रीसियस रिसोर्स है और लिमिटेड रिसोर्स है। वाटर इतना है भी नहीं हर जगह, एक लिमिटेड सोर्स मिला है हमको। तो अगर इस हम लिमिटेड रिसोर्स को इतना पॉल्यूट कर देंगे कि इसको हम यूज़ नहीं कर सके, तो फिर वाटर क्राइसिस आ जाता है। और आज के वाटर क्राइसिस का कारण यही है। तो इसीलिए ये एक बड़ा थ्रेट है वाटर पोल्यूशन, क्योंकि इसका इम्पेक्ट सीधे ह्यूमन लाइफ, सीधे एनिमल प्लांट लाइफ पे पड़ता है। तो ये एक बड़ा थ्रेट है वाटर पोल्यूशन। एक फैक्ट है कि हर साल मीन्स हर दिन अगर हम बात करें, हर दिन 2 मिलियन टन जो है सीवेज और इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर में जाता है। मीन्स रिवर्स में, लेक्स में जाता ही है हर दिन। मीन्स 2 मिलियन अगर हम टन की बात करें, तो सीवेज वेस्ट और इंडस्ट्रियल वेस्ट लगातार डंप होता है डेली बेसिस पे। अब इतना बड़ी मात्रा में डंप होगा और इसका 70 से 80%, मिसाल वर्ल्ड बैंक की अगर हम बात माने तो 70 से 80% जो आपका वेस्ट है, जो आप डंप कर रहे हैं नदियों में, लेक्स में, वो अनट्रीटेड है। मीन्स आपने उसको ठीक नहीं किया, उसमें सारे आपने हार्मफुल केमिकल्स भी डाल दिए। तो मतलब बड़ा अमाउंट है। मीन्स आप जो 2 मिलियन टन जो आप डंप कर रहे हो, उसमें अराउंड 1.5 मिलियन जो टन है वो तो अनट्रीटेड ही है। मीन्स उसमें सारे हार्मफुल एलिमेंट्स हैं, सारे हैवी मेटल्स हैं जो वाटर को पॉल्यूट कर सकते हैं। तो मीन्स बड़ा कारण वाटर पॉल्यूशन का क्या है? ये अनट्रीटेड वाटर। तो ये जो अनट्रीटेड वाटर है, ये एक बड़ा सीन बनाता है अपने यहाँ पे अगर हम बात करें तो अनट्रीटेड वाटर एक बड़ी समस्या है। तो ना अगर हम बात करें इंडिया में वाटर पोल्यूशन, तो इंडिया क्या सीन दिखाता है? तो हमारे यहाँ पे सेंट्रल वाटर कमीशन जो है, केंद्रीय जो जल आयोग है, उसके अकॉर्डिंग उनका कहना है कि भारत में अराउंड 2/3 में 60% के आसपास नदियाँ पोल्यूटेड हैं। में 60-70% नदियाँ हमारे यहाँ पे पोल्यूटेड है। और मोस्टली जो 2/3 नदियाँ हैं, इनमें बड़ी मात्रा में हैवी मेटल्स दिखाई देते हैं। जो हैवी मेटल्स होते हैं लाइक आर्सेनिक, लेड, निकल, ये बड़े बड़े हैवी मेटल्स आपको नदियों में दिखाई दे रहे हैं। तो हैवी मेटल्स का नदियों में लगातार देखा जा रहा है और 2/3 नदियाँ मीन्स बड़ा पार्ट इंडिया का पोल्यूटेड है, ऐसा सेंट्रल वाटर कमीशन है का कहना है। और भारत में जितनी भी आपको ये जो जल संकट दिखता है, वाटर क्राइसिस दिखता है, उसका बड़ा रीज़न ही यही है कि वाटर पोल्यूटेड है, क्योंकि भारत में लिमिटेड रिसोर्स हैं। दुनिया का 4% फ्रेश वाटर हम रखते हैं, लेकिन उसमें बड़ी मात्रा में फ्रेश वाटर कैसा हो गया? पोल्यूटेड। तो फिर आप क्या करते हो? जो अनपोल्यूटेड है, जो फ्रेश वाटर है, जो पोल्यूटेड नहीं है, आप उसको कंज्यूम करते हो लाइक ग्राउंड वाटर, और वो ख़त्म होता जा रहा है। तो ये एक बड़ी समस्या निकल के आई है इंडिया के लिए, पोल्यूशन, क्योंकि हमारे यहाँ पे वाटर क्राइसिस बढ़ रहा है। तो ये कुछ फैक्ट्स थे, कुछ इंडिया के इन जनरल, जो आपको कोट करने को आने चाहिए। नाउ हम बात करें नेक्स्ट, तो कारण क्या है इस पूरे पॉल्यूशंस के? तो रीज़न है जो पॉल्यूशंस के, वो है आपका सबसे कॉमन जो रीज़न है वो तो सेडिमेंट्स हैं। अब मीन्स हम क्या करते हैं, लगातार उसमें सेडिमेंट्स डंप करते रहते हैं, नदियों में मिट्टी डालते रहते हैं, कंस्ट्रक्शन वेस्ट डालते रहते हैं, जिससे वो लगातार पोल्यूटेड होती जाती है। तो कॉमन है सेडिमेंट्स, मीन्स आप डंपिंग ऑफ वेस्ट हम बोल दें, कंस्ट्रक्शन वेस्ट बोल दें,
आप सैंड बोल दें, आप में सॉइल बोल दें, मीन्स मिट्टी आप लगातार सेडिमेंट्स डंप करते रहते हैं, तो ये एक बड़ी मात्रा में पोल्यूशन का सोर्स है। देन मोस्ट इम्पॉर्टेंट सोर्स है वो है इंडस्ट्रियल वेस्ट डिस्पोजल। बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ नदियाँ किनारे होती हैं और वो अपना वेस्ट नदियों में डंप करती रहती हैं। कॉमन एग्जांपल है यूपी बिहार के साइड जितनी भी टेनरीज हैं, जितनी भी लेदर इंडस्ट्रीज़ हैं, वो अपने केमिकल्स को गंगा यमुना में डंप करती हैं और उसी वजह से गंगा पोल्यूटेड हो जाती है। तो इंडस्ट्रियल वेस्ट जो होता है ये एक बड़ा रीज़न है नदियों में हार्मफुल केमिकल के होने का, मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैवी मेटल्स के होने का, क्योंकि ये इंडस्ट्रीज़ लगातार अपने वेस्ट को डंप करती रहती हैं। मैंने एग्जांपल दिया, गंगा किनारे जितने भी इंडस्ट्रीज़ हैं वो अपना वेस्ट वहीं पर डंप करती हैं। और ऐसा एक केस स्टडी पूछा गया था यूपीएससी के अंदर भी वाटर पोल्यूशन को लेके, तो वहाँ पे ऐसे क्वेश्चन बन जाते हैं, तो आप माइंड में रखिए केस स्टडी भी बन सकती है। देन अगर कोस्टल एरिया से कोई न्यूक्लियर साइट है तो फिर वहाँ पे न्यूक्लियर वेस्ट का डिस्पोजल भी एक बड़ा पोल्यूशन का सोर्स बन जाता है। और जैसे हम जानते हैं कि अगर रिवर्स होंगी तो पास में एग्रीकल्चर फील्ड्स भी होती हैं। अब उन एग्रीकल्चर फील्ड से वेस्टेज नदियों में डंप होता है और कई सारा एग्रीकल्चर रन ऑफ लाइक फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स पानी के साथ नदियों में आ जाते हैं। तो ये भी एक बड़ी समस्या है। मीन्स नदी के पास जो भी खेती होती है, एग्रीकल्चर जो होती है, उनका वेस्टेज सीधा नदी में जाता है। लाइक गंगा के किनारे जितनी भी लैंड है जहाँ पे आप एग्रीकल्चर करते हैं उनका वेस्ट भी आपका गंगा के अंदर जा रहा है। यमुना के पास में यमुना में जा रहा है, या अगर हम बात करें चंबल के पास जो है वो चंबल में जा रहा है। तो इस तरीके से क्या होता है कि नदियाँ लगातार पोल्यूटेड होती जाती हैं, इंडस्ट्री से, न्यूक्लियर वेस्टेज से, देन एग्रीकल्चर वेस्ट से। देन एक इशू है लेक ऑफ सैनिटेशन, क्योंकि हमारे यहाँ पे स्वच्छता नहीं होती है, हम स्वच्छता पे ध्यान नहीं देते, तो फिर हमारी नदी पोल्यूटेड होती जाती है। तो स्वच्छता का अभाव भी एक बड़ा कारण है लेक ऑफ सैनिटेशन और वाटर पोल्यूशन का। अगर लाइक वाटर वे है, शिप्स चल रहे हैं, तो कई बार शिप से ऑयल स्पिल भी होता है, तेल का रिसाव भी होता है, तो ऑयल स्पिल भी एक पोल्यूशन का सोर्स बन जाता है। चाहे वो फ्रेश वाटर मीन्स रिवर हो या वो आपका सी हो, मरीन एरिया हो, वहाँ पे कॉमन है कि पोल्यूशन हो जाएगा अगर ऑयल स्पिल होगा तो। देन एक आप जानते ही हैं सांस्कृतिक और धार्मिक जो यूज़ होता है वाटर का, रिवर्स का, तो कल्चरल और रीजनल आपका जो रिलीजियस मिसयूज़ भी एक बड़ा कारण है वाटर पोल्यूशन का। लाइक आप एग्जांपल हो गया, लाइक कोई भी रिलीजन हो, वहाँ पे कई सारे जो इवेंट्स होते हैं उसमें आइडल्स को इमर्स किया जाता है, नदी में स्नान किया जाता है, तो वो भी एक बड़ा रीज़न है। चाहे वो मीन्स मूर्ति विसर्जन हो, तो जब आप मूर्ति विसर्जन करने जाते हैं तो फिर उसमें केमिकल्स रहते हैं, तो पीओपी रहता है, दिक्कत देते हैं। सिमिलर आपके स्नान जो होते हैं, लाइक शाही स्नान, कुछ कुछ तिथियों पे बहुत सारे लोग स्नान करने जाते हैं, मीन्स रिचुअल बात होते हैं, तो उनसे भी नदी पोल्यूटेड हो सकती है। लाइक आपकी कल्चरल का जो ये यूज़ है मीन्स सांस्कृतिक तरीके से, तो हम बहुत सारा यूज़ करते हैं रिवर्स का और उससे बड़ी मात्रा में पोल्यूशन बढ़ जाता है आपके रिवर्स में। तो ये सांस्कृतिक और धार्मिक उपयोग भी नदियों को गंदा करता जा रहा है। इसीलिए एक लाइन बोलते हैं कि गंगा की पवित्रता जो है वो गंगा के लिए उसकी दुश्मन बन चुकी है, क्योंकि मीन्स द होलीनेस ऑफ गंगा इज़ द बिगेस्ट इनेमी बोल सकते हैं, क्योंकि उसकी जो होलीनेस है वही उसको पॉल्यूटेड करके रखी है। तो ऐसा भी एग्जांपल दिया जाता है। तो ये एक एग्जांपल मैं कोट कर रहा हूँ रिलीजियस मिसयूज़ या कल्चरल मिसयूज़ का। देन अगर हम ग्राउंड वाटर की बात करते हैं, तो जो भूजल है ग्राउंड वाटर, अगर आप उसको एक्सेसिव यूज़ करोगे, बहुत अत्यधिक निकाल लोगे, तो फिर नीचे जो स्टोन, जो रॉक्स हैं, उनमें जो मौजूद हार्मफुल मेटल्स होते हैं वो भी ग्राउंड वाटर में लीच हो जाते हैं, तो जिससे आपका ग्राउंड वाटर पोल्यूटेड हो जाता है। तो जब भी आप ग्राउंड वाटर को एक्सेसिव निकालेंगे तो ग्राउंड वाटर में जो नीचे जो रॉक्स होते हैं फिर वो वहाँ से हार्मफुल मेटल्स ले लेता है और उससे दिक्कत आ जाती है आपके ग्राउंड वाटर में। कॉमन एग्जांपल है, बंगाल में आप बड़ी मात्रा में निकालते हैं तो आर्सेनिक मिलता है, राजस्थान में फ्लोराइड, नाइट्रेट्स मिलते हैं, पंजाब में जब उन्होंने एक्सेसिव ग्राउंड वाटर को निकाल लिया तब फिर यूरेनियम आने लगा है वाटर में, क्योंकि यूरेनियम वहाँ पर जियोलॉजिकल मिलता है। तो ग्राउंड वाटर को निकालने में वहाँ पे यूरेनियम आने लगा है पंजाब के अंदर, तो वो कैंसर का बड़ा कारण बन गया है। तो ये भी एग्जांपल था कि किस तरीके से ग्राउंड वाटर भी पोल्यूटेड हो जाता है अगर आप एक्सेसिव यूज़ करेंगे तो।
लाइक सिमिलर, अगर आप कोस्टल एरिया में हो और अगर आप एक्सेसिव ग्राउंड वाटर को यूज़ कर रहे हो तो फिर ग्राउंड वाटर सेलाइन होना शुरू हो जाता है। तो ये एग्जांपल है ग्राउंड वाटर पोल्यूशन के। तो इतने सारे फैक्टर्स थे जो हमने देखे, जो आपके कारण बन चुके हैं वाटर पोल्यूशन के, ये आप सभी जानते भी हैं। देन ये एक क्वेश्चन यहाँ से लगातार बनते हैं कुछ टॉपिक से, मीन्स हमारे इंडिया में जो वाटर हैं उसमें कुछ कॉमन पॉल्यूटेंट्स मिलते हैं, कुछ कॉमन प्रदूषक मिलते हैं, हम इनके जिक्र करते हैं पॉल्यूटेंट्स कौन कौन से हैं। सबसे मोस्ट कॉमन पोल्यूट आपका जो पॉल्यूटेंट्स हैं, सबसे जो मुख्य प्रदूषक जो इंडिया के पानी में मिलता है वो है फ्लोराइड। तो फ्लोराइड इंडिया के मोस्टली वाटर्स में, खासकर नॉर्दर्न इंडिया में, राजस्थान, दिल्ली, मोस्टली जगह पे आपको फ्लोराइड मिलेगा वाटर में। तो फ्लोराइड एक मोस्ट कॉमन पॉल्यूटेंट है। और फ्लोराइड वाले वाटर को अगर आप कंज्यूम करते हो, मीन्स ऐसा वाटर जिसमें फ्लोराइड की मात्रा ज़्यादा है, आप अधिक कंज्यूम कर रहे हो, तो आपको बीमारी हो सकती है फ्लोरोसिस। आपने सुना भी होगा, फ्लोरोसिस एक डेंटल डिसीज़ है, तो एक आपको फ्लोरोसिस बीमारी भी हो सकती है। और साथ में हो सकता है नोक नी सिंड्रोम, मीन्स आपने सुना भी होगा नोक नी हो जाते हैं, मीन्स काफ़ी वो, तो ये एक सिंड्रोम जो होता है नोक नी सिंड्रोम भी आपको हो सकता है अगर आप एक्सेसिव फ्लोराइड वाला पानी पीते हैं तो दूसरा है आपका नाइट्रेट्स। नाइट्रेट्स भी एक पॉल्यूटेंट है भारत में, अगर आप इसको कंज्यूम करते हैं तो आपको हो जाता है ब्लू बेबी सिंड्रोम। उसी का दूसरा नाम है इन्फेंट मीथेमोग्लोबिनेमिया। तो ये कॉमन एक पॉल्यूटेंट है भारत में और बड़ी मात्रा में ये सिंड्रोम देखा जा रहा है। तो इसके अंदर क्या होता है, आपका ब्लड के कुछ मीन्स कुछ आपका जो है पार्ट्स वो ब्लू हो जाते हैं, क्योंकि हेमोग्लोबिन की सप्लाई में प्रॉब्लम हो जाती है। तो नाइट्रेट से आपको ब्लू बेबी सिंड्रोम और मिथेमोग्लोबिनेमिया हो सकता है। सिमिलर तीसरा है कैडमियम। अगर आप कैडमियम भी भारत में पॉल्यूटेंट के रूप में मिलता है। कैडमियम जनरली निकलता है माइनिंग से, बैटरीज आपने सुना होगा, तो बैटरी से लीच हो जाता है। तो इस कैडमियम के कंजम्पशन करने से आपको बीमारी हो सकती है इटई इटई। तो ये एक जॉइंट पेन की बीमारी होती है, तो ये भी आपको हो सकती है। फोर्थ पोल्यूटेंट मरकरी भारत में मिलता है कई जगह। तो मरकरी एक्चुअली माइंस में निकलता है और आपके कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स में भी होता है। तो मरकरी के कंजम्पशन से आपको हो सकती है मीना माता डिसीज़। तो ये मीना माता और इटई इटई दोनों जापान से निकली थी, तो एक फेमस इशू रहा था। तो मीना माता बीमारी आपको हो सकती है। मीना माता एक न्यूरोलॉजिकल डिसीज़ है। देन मैंने एग्जांपल दिया, यूरेनियम भी मिलता है, खासकर ग्राउंड वाटर में मिलता है। तो यूरेनियम भारत में ग्राउंड वाटर में मिलता है और मेन जगह है पंजाब। वहाँ पे इससे बड़ी मात्रा में कैंसर्स के केसेस बढ़ रहे हैं। एक है आर्सेनिक जो हमारे ईस्टर्न पार्ट्स में मिलता है, कॉमन है बंगाल साइड पे, ये भी ग्राउंड वाटर में है और इससे भी कैंसर्स बड़े केसेस आ रहे हैं। और इसको हम बोलते हैं डिफॉर्मिटी भी आती है, मीन्स व्यक्ति जो है अर्ली एज में ही ओल्ड हो जाता है। तो ऐसी कई सारे इश्यूज़ हैं। तो ये कुछ 5-7 इम्पोर्टेंट पॉल्यूटेंट्स है और इनके साथ होने वाली बीमारी है, तो ये आप याद रखिएगा। बीमारी अपने आप में क्वेश्चन बन सकती है। नाउ इम्पैक्ट की बात कर लें, अगर वाटर पोल्यूशन ऐसे ही चलता रहा तो क्या प्रभाव होंगे। सबसे बड़ा प्रभाव जो होगा वाटर पोल्यूशन का वो है बीमारियाँ। कई सारी संक्रमित बीमारियाँ आपको हो सकती हैं जल से होने वाली। और अगर हम बात करें लाइक ये जो इन्फेक्शियस और जो वाटर बोर्न डिसीज़ है, ये अंडर 5 जो चिल्ड्रन हैं, जो 5 साल के बच्चे हैं, उनमें जो मृत्यु होती है उसका एक बड़ा कारण है। मीन्स वाटर पोल्यूशन भारत में एक साल में कई सारे 5 साल से कम वर्ष के जो बच्चे हैं उनकी जान ले लेता है। तो अंडर 5 चिल्ड्रन मोर्टेलिटी की बड़ा कारण है ये। कॉमन है डायरिया। डायरिया एक बड़ा इशू है आज भी भारत के अंदर। वो क्यों है, सिर्फ अनसेफ, मीन्स आप सैनिटेशन नहीं है, वाटर आप पॉल्यूटेड यूज़ कर रहे हो। तो ये एक एग्जांपल है कि वो आपकी जो चाइल्ड जो डेथ हो रही है, चाइल्ड जो मॉर्बिडिटी है, उसका बड़ा रीज़न है वाटर पोल्यूशन। इवन जो यंगर जनरेशन भी है, जो युवा वर्ग भी है, वो भी इससे परेशान है, उनकी भी डेथ हो रही है या डिसेबिलिटी हो रही है। मैंने एग्जांपल दिया था आर्सेनिक का। राजस्थान में फ्लोराइड और हम बात करें बंगाल में आर्सेनिक से क्या हो रहा है, मीन्स लाइक जल्दी वो मैच्योर हो, जल्दी उनकी ओल्ड एज आ जाती है, उनके उनके जो डिफॉर्म हो जाते हैं, बोन्स वीक हो जाती है, तो वो इतने ज़्यादा हेल्थी नहीं रह पाते। तो हमारी यंगर जनरेशन भी कमज़ोर हो जाती है इन पॉल्यूटेंट्स की वजह से।
अगर नदी में बड़ी मात्रा में आपके सेडिमेंट्स जा रहे हैं तो भी फोटो जो आपकी फोटोसिंथेसिस नहीं हो पाएगी, क्लीन वाटर नहीं होगा, और तो उससे भी कई सारे जो फिश हैं उनके फीडिंग ग्राउंड्स नष्ट हो जाते हैं। मीन्स आपकी एक्वेटिक लाइफ को भी दिक्कत होती है, क्योंकि पोल्यूटेड वाटर में एक्वेटिक लाइफ भी नहीं रह सकती। मैंने एग्जांपल दिया था। और रिवर्स में अगर बड़ी मात्रा में हैवी मेटल है, भारी धातु है, तो फिर आपको न्यूरोलॉजिकल हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं, लाइक पार्किंसन डिसीज़ भी हो सकती है। तो ये भी हैवी मेटल्स का एग्जांपल है जो बीमारी लाते हैं। सिमिलर मैंने कहा था यूरेनियम में आप यूज़ कर रहे हैं पंजाब में, जो कि ग्राउंड वाटर है, तो उनसे कैंसर्स बड़ी मात्रा में निकल रहे हैं। लाइक मैंने कहा था पंजाब में कैंसर केसेस बढ़ रहे हैं क्योंकि वो लोग क्या कर रहे हैं, ग्राउंड वाटर के जो यूरेनियम है उसको कंज्यूम कर रहे हैं। तो इससे भी बड़ी समस्या है आपके यहाँ पे। देन हम पढ़ चुके हैं पहले यूट्रोफिकेशन, जब हम पढ़ रहे थे ओशियंस, तो पोल्यूटेंट वाटर में आपको यूट्रोफिकेशन भी देखने को मिलता है, इसको हम बोलते हैं एल्गी ब्लूम। वहाँ पर बोला था एल्गी ब्लूम होती है तो मृत क्षेत्र बन जाते हैं। तो अगर आपको ये दिमाग में नहीं आ रहा है तो आप जो लेक्चर था आपका एक्वेटिक इकोसिस्टम, उस हम पढ़ रहे थे ओशन, वहाँ पे आप देख सकते हैं यूट्रोफिकेशन, सुपोषण कहते हैं। उसमें क्या होता है, जो आपके एग्रीकल्चर से और सीवेज से नाइट्रोजन फॉस्फोरस आते हैं, एल्गी कंज्यूम करती है, एल्गी बढ़ जाती है, और एल्गी के इंक्रीज़ होने से वो इलाके में एल्गी ब्लूम हो जाता है, और एल्गी ब्लूम ऑक्सीजन कंज्यूम कर लेती है तो डेड जोन बन जाते हैं। तो ये आप पढ़ चुके हैं, तो मैं सिर्फ जिक्र कर रहा हूँ यहाँ पे। देन एक बड़ा इम्पैक्ट है वाटर क्राइसिस। वाटर पोल्यूशन बढ़ रहा है भारत में, और बड़ा कारण है वाटर क्राइसिस का भी, क्योंकि आपके पास आपका जो सेफ़ एंड प्योर वाटर कम से कम बचा है, तो लोग जितना भी प्योर वाटर बचा है उसी को कंज्यूम करना चाह रहे हैं, उसे ख़त्म करते जा रहे हैं। तो वाटर जल संकट का बड़ा कारण है जल प्रदूषण। और एक नई स्टडी है, लेटेस्ट स्टडी है 2020 की, अगर हम इसको बात करें तो 2020 की स्टडी है। वर्ल्ड बैंक बोलता है कि वाटर पोल्यूशन से आपकी इकोनॉमिक ग्रोथ 1/3 घट हो सकती है। मीन्स अगर वाटर पोल्यूशन रहा तो आपकी आर्थिक जो वृद्धि है, इकोनॉमिक ग्रोथ, वो 1/3 कम हो सकती है। ये एक बड़ा फैक्ट है, आप अपने आंसर्स में कोट कर सकते हैं। और दूसरा उन्होंने बोला है कि नाइट्रोजन का जो लगातार पोल्यूशन बढ़ रहा है वाटर में, जो नाइट्रोजन पोल्यूशन है, उससे बच्चों के डेवलपमेंट पे इम्पेक्ट पड़ता है, वो बच्चों के डेवलपमेंट को अफेक्ट करता है, मीन्स बच्चों के विकास पे प्रभाव डालता है। और कहा जा रहा है कि यही एक बड़ा रीज़न है बच्चों में स्टंटिंग को लेके, कि बच्चों की हाइट कम है। तो स्टंटिंग का बड़ा कारण बताया गया है नाइट्रोजन पोल्यूशन। तो ये एक आप बड़ा याद रखिएगा, नाइट्रोजन पोल्यूशन बच्चों में स्टंटिंग का बड़ा कोज है। एक बड़ी चिंता की बात है कि लगातार हाइट कम हो रही है, बच्चों की स्टंटिंग हो रही है, तो उसका रीज़न है नाइट्रोजन पोल्यूशन, ऐसा वर्ल्ड बैंक का कहना है। तो ये कुछ आप इम्पैक्ट कोट कीजिएगा, वर्ल्ड बैंक की स्टडी भी कोट कर सकते हैं, एक बड़ी स्टडी इसी साल की है, तो ये आपके काम की है। तो इतने सारे प्रभाव हमने देखे। नाउ इंटरनेशनल इनिशिएटिव्स, क्या प्रयास किए जा रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे वाटर पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए। तो एक कॉमन है आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट लक्ष्य जो हमने रखे हैं, विकास लक्ष्य, उसमें जो 6 नंबर का गोल है वो वाटर पोल्यूशन को लेके है। लाइक हम देखें तो ये है क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन, नंबर 6 गोल है, जो पूरा फोकस कर रहा है वाटर पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए। दूसरा, वर्ल्ड वाटर डे बनाते हैं हम ताकि लोग अवेयर रहें वाटर पोल्यूशन को लेके भी, वाटर की जो इम्पोर्टेंस है उसको समझने के लिए भी। तो हम 22 मार्च को बनाते हैं वर्ल्ड वाटर डे। देन एक महत्वपूर्ण काम जो करती है, संयुक्त राष्ट्र एक रिपोर्ट निकालता है, वर्ल्ड वाटर डेवलपमेंट रिपोर्ट, जिसमें वो वाटर का स्टेट किया है, कितनी नदियाँ पोल्यूटेड हैं, कितनी समस्या है, ठीक कैसे करना है, वो सारे सुझाव देता है। तो ये भी एक बड़ा रिपोर्ट है यूनाइटेड नेशंस का, ये भी आप याद रखिएगा। तो ये भी एक प्रयास किया गया ताकि हम बता सकें कि क्या स्थिति है, कितना पोल्यूशन है, कितना नहीं है। देन यूएन ने ही एक इनिशिएटिव लॉन्च किया है, ग्लोबल वेस्ट वाटर इनिशिएटिव। मीन्स ये इनका मकसद है कि हम वेस्ट वाटर का यूज़ करें, क्योंकि अभी हमारे यहाँ पे बड़ी मात्रा में वेस्ट वाटर जनरेट होता है। लाइक जब आप कपड़े धोते हो, क्लॉथ वॉश करते हो, तो बड़ी मात्रा में वेस्ट वाटर यूज़ होता है।
वेस्ट वाटर जनरेट होता है, उसको बोलते हैं ग्रे वाटर। तो हम चाहते हैं कि हम इन ग्रे वाटर का ही इस्तेमाल करें। तो ये हमारा उद्देश्य है, हमने ग्लोबल वेस्ट वाटर इनिशिएटिव यूज़ किया है, जिसका एम है वेस्ट वाटर को यूज़ करना, कि जितना हो सके हम वेस्ट वाटर को ट्रीट करके यूज़ करेंगे, खासकर एग्रीकल्चर में या दूसरे कामों में। तो ये भी एक इनिशिएटिव है इंटरनेशनल लेवल पे। देन इंडियन इनिशिएटिव्स क्या है? तो भारत सरकार ने पहले तो अधिनियम पास किया, वाटर पोल्यूशन एक्ट, हम पहले भी देख चुके हैं, 1974 का है। और इसी के अंदर एक संस्था बनाई है CPCB, जो आप जानती होंगे, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, वो भी है। देन आपका एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट है 1986 का, ये हम बाद में डील करेंगे। तो इस एक्ट के अंदर भी इंडस्ट्री से होने वाले डिस्चार्ज पे कंट्रोल किया गया है, इंडस्ट्रीज़ को रेगुलेट किया जाता है। देन जो दिक्कत थी सैनिटेशन ना होने की, कि सैनिटेशन नहीं है, उसको दूर करने के लिए भारत सरकार ने चलाया था 2014 में स्वच्छ भारत अभियान। काफ़ी हद तक हमने सैनिटेशन को कवर कर लिया है अब। देन एक प्रोग्राम है गंगा को साफ़ करने के लिए, नमामि गंगे, आपने सुना भी होगा, यह भी हम आगे देखने वाले हैं। नमामि गंगे पूरा प्रोग्राम गंगा को साफ़ करने के लिए है। देन नीति आयोग ने एक पूरा इंडेक्स बना रखा है वाटर को लेके, मीन्स कौन सा स्टेट कितना बेहतर काम कर रहा है, तो उसके लिए इंडेक्स बना रखा है नीति आयोग ने, उसको हम बोलते हैं कॉम्प्रहेंसिव वाटर मैनेजमेंट इंडेक्स। तो कॉम्प्रहेंसिव वाटर मैनेजमेंट इंडेक्स, तो ये नीति आयोग निकालता है। तो ये भी एक बड़ी रिपोर्ट, एक इंडेक्स है जिसमें सारे स्टेट को रखा जाता है कि वो कैसे काम कर रहे हैं वाटर को लेके। तो ये भी है। और इसके अलावा हमने कुछ संस्था बना रखी है, लाइक सेंट्रल वाटर कमीशन और सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड, जो सरफेस वाटर और ग्राउंड वाटर दोनों को देखती है। तो सेंट्रल वाटर कमीशन मिनिस्ट्री ऑफ वाटर जो रिसोर्सेज हैं उन्हीं के अंदर काम करती है, सिमिलर ग्राउंड वाटर भी। तो ये दोनों अपना अपना काम करते हैं। तो वाटर पोल्यूशन और ग्राउंड वाटर पोल्यूशन को देखने का भी इन्हीं का यही सारा काम करते हैं। तो ये भी सरकार ने काम किया है, सेंट्रल वाटर कमीशन और सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड, ताकि हम जो जल है उसका उचित प्रबंधन कर सके। तो ये कुछ इंडियन इनिशिएटिव्स हैं, तो आपको पता होना चाहिए। लाइक नमामि गंगे, तो नमामि गंगे क्या प्रोग्राम है? तो गंगा को कंजर्व करने के लिए पूरा प्रोग्राम चलाया गया था। तो इसमें कुछ अप्रोच रखी गई है। तो पहली जो अप्रोच है गंगा प्रोग्राम में, नमामि गंगे के अंदर, वो है अविरल गंगा, और मीन्स निर्मल धारा और अविरल धारा। तो निर्मल गंगा बोले या निर्मल धारा जो पहली अप्रोच है, तो हमें क्या करना है, निर्मल गंगा बनानी है। उसके लिए हम क्या करते हैं, हमारा मकसद है कि वाटर कैसा हो, अनपोल्यूटेड हो। हम चाहते हैं गंगा का नदी जो पानी है गंगा का वो हो अनपोल्यूटेड, मीन्स प्रदूषित नहीं हो। उसके लिए हम क्या करते हैं, सीवेज मैनेजमेंट करते हैं। जो सीवेज का पानी है उसको ट्रीट करेंगे, फिर डिस्चार्ज करते हैं नदी के अंदर, ताकि नदी गंदी ना हो। सिमिलर ग्राम पंचायत जितनी भी होंगी गंगा, आपके बैंक ऑफ गंगा पे, गंगा नदी के किनारे पे जितनी भी ग्राम पंचायत गांव हैं, सबको हम बना रहे हैं ODF, मीन्स ओपन डिफिकेशन फ्री। वहाँ पे खुले में शौच मुक्त बनाना चाहते हैं हम लोग आपकी ग्राम पंचायत को 2022 तक। सिमिलर इंडस्ट्री से डिस्चार्ज जो होता है वो जीरो करना है, ताकि गंगा पॉल्यूटेड ना हो। और लगातार हम रियल टाइम वाटर क्वालिटी मॉनिटरिंग करेंगे। ये CPCB करता है, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, लगातार मॉनिटरिंग करता है रियल टाइम पे कि कितना क्या डिस्चार्ज हो रहा है, वाटर क्वालिटी कैसी है। तो ये हमारे स्टेप्स रहेंगे निर्मल गंगा को बनाने के लिए, ताकि गंगा की धारा कैसी रहे, निर्मल। तो हम ये सारा काम करें, सीवेज कंट्रोल कर लिया, देन हमने पंचायत को ODF कर लिया, ताकि मीन्स आपका जो ओपन डिफिकेशन नहीं हो। तीसरा हमने इंडस्ट्रियल डिस्चार्ज भी कम कर लिया। तो हमने काफ़ी हद तक गंगा को बचा लिया पोल्यूशन होने से। दूसरी अप्रोच हमारी है अविरल गंगा या अविरल धारा। इसका मतलब है कि हमको गंगा का फ्लो कंटिन्यूस रखना है, लगातार गंगा बहती रहे, उसके पानी में कभी कमी ना हो। उसके लिए हमने गंगा के किनारे बनाए हैं रिवर रेगुलेटरी जोन, नदी नियमित क्षेत्र बना रखें जो लगातार उस जोन को डील करेंगे। इसके अलावा वहाँ पे जितनी भी एग्रीकल्चर लैंड है वहाँ पे हम एफिशिएंट इरिगेशन करेंगे, मीन्स दक्ष सिंचाई। एफिशिएंट इरिगेशन का मतलब क्या है, वहाँ पे हम किसका इस्तेमाल करेंगे, ड्रिप इरिगेशन का और स्प्रिंकलर का।
तो हम गंगा के किनारे हम ड्रिप और स्प्रिंकलर का इस्तेमाल करेंगे, मीन्स बूंद सिंचाई और फुहारा, ताकि कम से कम पानी में मैक्सिमम प्रोडक्शन कर सके और गंगा का फ्लो मेंटेन रहे। और गंगा के पास जितनी भी वेटलैंड्स हैं हम उसको कंजर्व करेंगे, और जो बिगड़ चुकी हैं, जिनकी हालत ख़राब हो चुकी थी, उनको फिर से रिस्टोर भी करेंगे। क्योंकि आपको पता होगा वेटलैंड एक बड़ा सोर्स है रिवर के वाटर का, तो हम चाहते हैं कि वेटलैंड्स को भी रिस्टोर करेंगे जो गंगा के नदी के किनारे पे हैं। तो ये भी एक हमारा अविरल धारा का प्रोग्राम है कि कैसे हम पानी के फ्लो को बनाए रखेंगे। तो रेगुलेटरी जोन बना रहे हैं, देन एफिशिएंट इरिगेशन का इस्तेमाल कर रहे हैं लाइक ड्रिप स्प्रिंकलर, और तीसरा काम हम कर रहे हैं कि हम वहाँ पे जितनी वेटलैंड्स हैं उनको रिस्टोर कर रहे हैं। और अदर अप्रोच में ये है कि हम गंगा की जो बायोडाइवर्सिटी है उसको बचाएंगे और टूरिज़्म को बढ़ावा देंगे सस्टेनेबल तरीके से। मीन्स ऐसा टूरिज़्म जो गंगा के लिए दिक्कत ना दे, गंगा पॉल्यूटेड भी ना हो और टूरिज़्म भी हो जाए, ऐसा हमारा पूरा आइडिया है नमामि गंगे का। तो ये कुछ बेसिक पॉइंट्स हैं, आप इसको कोट कर सकते हैं। नाउ तो हमने देख लिया पूरा वाटर पोल्यूशन। तो नाउ अब क्या सीन है, क्या हमें बेहतर करना है, वे फॉरवर्ड क्या होगा। तो पहले आपको काम करना है कि आपको सैनिटेशन का एक्सेस देना है सभी को। अगर सभी लोग स्वच्छता बनाए रखेंगे, सैनिटेशन बनाए रखेंगे, सबके घर में टॉयलेट होगा, तो बड़ी मात्रा में तो सैनिटेशन की वजह से आपकी नदी जो है वो पॉल्यूटेड नहीं होगी। तो उसके लिए हम प्रोग्राम चला भी रहे हैं, इसको और बेहतर करना है। दूसरा, इंडस्ट्रीज़ के लिए हम चाहते हैं कि जो भी इंडस्ट्रीज़ हैं या एग्रीकल्चर है वो वाटर यूज़ एफिशिएंसी को बढ़ाए। मीन्स वो जो पानी का उपयोग कर रहे हैं उसकी जो दक्षता है, एफिशिएंसी, उसको बढ़ाए। कम से कम पानी में आप मैक्सिमम प्रोडक्शन कैसे कर सकते हो इस पर ध्यान देना है। एग्रीकल्चर में देना है, लाइक ड्रिप का इस्तेमाल करें, कम पानी मैक्सिमम प्रोडक्शन। देन इंडस्ट्रीज़ को बोला जाएगा कि आप भी वाटर कम से कम यूज़ करके आप कैसे एफिशिएंटली काम कर सकते हैं। तो वाटर यूज़ कम होगा तो पोल्यूशन भी कम से कम होगा। तो ये भी हमारा फोकस रहना चाहिए। तीसरा, कंपलसरी होना चाहिए कि जो भी आप वाटर को डिस्पोज करने जा रहे हैं नदी में, उसको पहले ट्रीट किया जाए। उसको पहले मीन्स ट्रीट करके उसमें जो हार्मफुल केमिकल्स हैं, हार्मफुल एलिमेंट्स को अलग करके आप उसको सेंड करें। सिमिलर जो इंडस्ट्रीज़ हैं उसके लिए आप एक काम ये कर सकते हैं कि आप वाटर का कोटा फिक्स कर सकते हैं कि आप इससे ज़्यादा वाटर का इस्तेमाल नहीं कर सकते। फ्रेश वाटर आपको इतना ही मिलेगा, और आपको इसके अलावा रेन वाटर हार्वेस्टिंग करनी है अपने उपयोग के लिए। इससे क्या होगा, इंडस्ट्रीज़ कम से कम रिवर या फ्रेश वाटर का इस्तेमाल करेंगी, और कोशिश हमें करनी कि वो ग्रे वाटर का यूज़ करें, मीन्स वाटर को फिर से रीयूज़ करें। तो हम ये भी चाहते हैं कि मीन्स वाटर को रीयूज़ भी करें इंडस्ट्रीज़ खासकर, मीन्स वो जो अब रिलीज़ कर रही हैं उसको ट्रीट करके फिर से यूज़ कर सके तो बेहतर होगा। और साथ में हम चाहते हैं कि रेन वाटर का इस्तेमाल करें, कम से कम फ्रेश वाटर का, और उसके लिए आप कोटा फिक्स कर दो कि आपको इस ज़्यादा पानी नहीं मिलेगा, तो भी आप नदियों को, वाटर सोर्स को पोल्यूशन होने से बचा सकते हैं। देन ग्राउंड वाटर की हम बात करें तो ग्राउंड वाटर पे भी रोक लगाना चाहिए। अभी इंडिया में ग्राउंड वाटर पर रोक नहीं होती, जिसकी ज़मीन होती है उसे ग्राउंड वाटर होता है और उसको एक्सेसिवली यूज़ करता है। पर हमें ग्राउंड वाटर के यूज़ पे भी रोक लगानी होगी, स्पेशली उन एरियाज़ में, ऐसे क्षेत्रों में जहाँ पे ग्राउंड वाटर काफ़ी लेवल नीचे है। तो हम चाहते हैं कि वहाँ पे अधिक से अधिक उसका उपयोग नहीं हो। तो ये हमें काम करना होगा, ये ज़रूरी है। मैं जो अभी कंसेप्ट है कि वाटर फ्री है, आपकी जो लैंड है वहाँ वाटर फ्री, ऐसा नहीं, आपको वाटर फ्री गुड नहीं है, एक मेरिट है, तो आपको उसके लिए कम से कम यूज़ करना होगा। तो ऐसा क्राइटेरिया भी लाना होगा। देन अगर पॉसिबल तो वाटर प्राइसिंग कीजिए ताकि लोग पे करें वाटर को, ताकि कम से कम लोग यूज़ करें। मीन्स वो अगर वाटर प्राइसिंग होगी तो उसका एफिशिएंट यूज़ भी होता है। तो हम ये भी कंसेप्ट लेके आ सकते हैं। और जो हमने पहले बात भी की थी, पॉल्यूटर पेस प्रिंसिपल, इसका आप बिल्कुल स्ट्रिक्ट तरीके से इम्प्लीमेंटेशन कीजिए। मीन्स अगर कोई नदी को गंदा करता है, कोई वाटर सोर्स को गंदा करता है, तो फिर उस पर उतना ही दंड मिलना चाहिए, उतनी ही उस पर फ़ाइन लगनी चाहिए, ताकि वो नेक्स्ट टाइम ऐसा करने से बचे। अगर कोई इंडस्ट्री वाटर को पोल्यूट कर रही है तो उस पर फिर फ़ाइन लगना चाहिए पॉल्यूटर पेस प्रिंसिपल के तहत। एंड कोशिश कीजिए कि आप जो वाटर वे बना रखे हैं, जैसे आपने देखा होगा कि हम वाटर वे लगातार बना रहे हैं, जलमार्ग,
जलमार्ग 1, 2, 3, 4। तो इन पे जो गाड़ियाँ चलेंगी, जो वाहन चलेंगे, जो शिप चलेंगे, तो वहाँ पे आप ध्यान रखिए कि यहाँ पे आप क्लीन फ्यूल का इस्तेमाल करें, ना कि डीजल पेट्रोल का, ताकि ऑयल स्पिल ना हो। तो उसके लिए भी हम ये काम कर सकते हैं। मीन्स वो गाड़ी बैटरीज पे चलें, सोलर एनर्जी पे चलें तो बेटर रहेगा। तो ये हमारे सुझाव होंगे सारे वाटर पोल्यूशन को कम से कम करने के लिए। तो हमने टॉपिक था वाटर पोल्यूशन, एक बड़ा टॉपिक डील किया ना। मैं क्वेश्चन दिखाता हूँ, क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं। मेन क्वेश्चन आते हैं पोल्यूटेंट के एग्जांपल से। जैसे ये 2019 का क्वेश्चन है MPPSC का। ये इसी साल क्वेश्चन आया था कि नोक नी सिंड्रोम के लिए कौन सा पोल्यूशन जिम्मेदार है। तो ऑप्शन थे फ्लोराइड, मरकरी, आर्सेनिक, कैडमियम। तो इसके लिए जिम्मेदार मैं लिखा चुका, फ्लोराइड इसके लिए जिम्मेदार होता है नोक नी सिंड्रोम के लिए। मरकरी के लिए मीना माता, आर्सेनिक कैंसर, कैडमियम इटई इटई। ना इसी क्वेश्चन को दूसरे एग्जाम में अलग फॉर्म में पूछा गया था, यो ये कि कैडमियम पॉल्यूशन से कौन सी बीमारी होती है। तो मीना माता, इटई इटई, फ्लोरोसिस बुलवेबे सिंड्रोम। तो कौन सी थी, इटई इटई। तो क्वेश्चन का पैटर्न एक ही रहता है, बस तरीका बदल जाता है पूछने का। तो आप ये 5-6 भी याद कर लेंगे तो आपसे क्वेश्चंस बन जाएंगे। ये UPSC का क्वेश्चन है कि भारत में कौन कौन से पॉल्यूटेंट्स मिलते हैं वाटर के अंदर, ड्रिंकिंग वाटर में। उसमें थे आर्सेनिक, सॉर्बिटॉल, फ्लोराइड, फॉर्मल्डिहाइड, यूरेनियम। तो हमने देखा आर्सेनिक मिलता है, फ्लोराइड मिलता है और यूरेनियम भी मिलता है। तो 1, 3, 5 आपको ऑप्शन में मिल गया, बाकी नहीं मिलते तो आप